हेलो एवरीवन, आज हम लोग ऑनर्स इन साइबर सिक्योरिटी फॉर सेमेस्टर 5 की अपनी लास्ट यूनिट दैट इज़ यूनिट 5 कवर करेंगे। और इस यूनिट को मेजर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और उनके सब टॉपिक्स हैं। सो देखते हैं। फर्स्ट इज़ एंट्रोपी इनकोडिंग, और इसमें क्या क्या है? रिपीटेटिव करेक्टर इनकोडिंग, रन लेंथ इनकोडिंग, ज़ीरो ब्लैंक इनकोडिंग, एंड द अदर इज स्टैटिस्टिकल इनकोडिंग, जिसमें हम पढ़ रहे होंगे कि हफमैन कोडिंग क्या होता है। ये हमने डाम में भी पढ़ा है और हमने डेटा स्ट्रक्चर्स में भी पढ़ा है, सिमिलरली यहाँ पे भी है। फिर उसके बाद देख रहे होंगे कि अर्थमेटिक कोडिंग क्या होता है। फिर देख रहे होंगे लिम्पजिव कोडिंग एंड देन सोर्स इनकोडिंग। सो यहाँ पे वेक्टर क्वांटाइजेशन के 2 टाइप्स होंगे, एक सिंपल वेक्टर क्वांटाइजेशन और दूसरे में हम एरर टर्म्स के साथ पढ़ रहे होंगे। एंड देन लास्टली वी विल सी रीसेंट ट्रेंड्स इन इंक्रिप्शन एंड डेटा कंप्रेशन टेक्निक्स। सो चलिए शुरू करते हैं। पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ एंट्रोपी इनकोडिंग। ठीक है। एंट्रोपी इनकोडिंग इज़ अ लॉसलेस डेटा कंप्रेशन टेक्निक दैट रिड्यूसेस द साइज ऑफ डेटा by encoding symbols based on their frequency of occurrence. As we have seen in Unit 4 that we have talked about lossless data compression. So what is basically lossless data compression? इसमें क्या हो रहा होता है कि जो हमारा डेटा होता है उसको हम कंप्रेस कर रहे होते हैं, उसका साइज़ रिड्यूस कर रहे होते हैं। एंड जब साइज़ रिड्यूस करते हैं उसके बाद जब हम ओरिजिनल डेटा को रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं तो हमारा कोई भी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो लॉस नहीं होती है और हमारा ओरिजिनल डेटा एज इट इज़ रिकन्स्ट्रक्ट हो जाता है। So it is one of the technique basically lossless data compression की, that is entropy encoding। इसमें भी हम साइज रिड्यूस कर रहे होंगे और इसमें हम करते क्या है कि जितनी बार सिम्बल्स आते हैं उनको हम इनकोड करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फ्रिक्वेंसीज, ठीक है, ऑफ अकरेंस। अब इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? बेसिकली मोर रिपीटिशन विल convey less information and we will assign a shorter representation to them. So what I meant here, जैसे यहाँ पे आप देखिए कि मैंने लिखा है एंट्रोपी इनकोडिंग, स्टैटिस्टिकल इनकोडिंग एंड सोर्स इनकोडिंग। ठीक है। सो यू कैन सी हियर कि एंट्रोपी, स्टैटिस्टिकल एंड सोर्स दीज आर द लेस फ्रीक्वेंट वर्ड्स, है ना, ये एक बार अकर हुए हैं। वेयर एज इनकोडिंग जो है वो 3 टाइम्स अकर हुआ है। सो यू कैन सी हियर कि जो इनकोडिंग है, मैं एक बार इनकोडिंग लिखती तो उससे भी सेम मैसेज कन्वे हो रहा है, बट मैंने इसे 3 टाइम्स लिखा है। सो इट इज़ द ऑल 3 आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू द मीनिंगफुलनेस ऑफ द मैसेज, है ना। मतलब जितना रिपीटिशन हो रहा है उतनी लेस इंफॉर्मेशन कन्वे हो रही है। ऑल्दो मुझे समझ में आ रहा है कि एंट्रोपी और स्टैटिस्टिकल और सोर्स अलग से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, है ना। अब जैसे मैं किसी चीज़ को बार बार बोलूँ तो आप बोलोगे ना कि यार मैं समझ गई, बार बार मत बोलो, एक बार में ही समझ में आ गया। सो वही चीज़ है कि ज़्यादा रिपीटिशन करेंगे तो क्या होगा कि हमारी लेस इंफॉर्मेशन कन्वे होगी। तो हम उसे क्या करेंगे, जब हम इनकोड कर रहे होंगे, मतलब साइफर टेक्स्ट असाइन कर रहे होंगे, हम उसे शॉर्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोड दे रहे होंगे। सो वही चीज़ हुई ना, जैसे आपकी फ्रेंड अगर आपको एक चीज़ को बार बार बोले, है ना, तो यू वुड बी लाइक कि यार मैं समझ गई, बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है, एक बार में समझ में आता है। सो सिमिलरली यहाँ पे भी हो रहा होता है कि हम लेस जो रिपीटेटिव चीज़ें हो रही होती हैं उसको हम लेस, मतलब वो लेस इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहे होते हैं और उससे हम शॉर्टर कोड असाइन कर रहे होते हैं। सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंट्रोपी इनकोडिंग? वी विल सी दैट लॉसेस कंप्रेशन। ठीक है। सो लॉसेस कंप्रेशन में मैंने जैसे बताया, ओरिजिनल डेटा कैन बी परफेक्टली रिकन्स्ट्रक्टेड और प्रोबेबिलिटी बेस्ड कोड्स आर असाइन बेस्ड ऑन सिंबल फ्रिक्वेंसी, कि हम क्या करेंगे, जो कोड जो असाइन हो रहा है वो हम ये देख रहे होंगे कि वो अकरेंस सिंबल की कितनी बार आई है, उसके अकॉर्डिंगली हम असाइन कर रहे होंगे, क्योंकि जो हमारे रिपीटेटिव चीज़ें होंगी उनको हम शॉर्टर कोड असाइन कर रहे होंगे। फिर उसके बाद है वेरिएबल लेंथ कोड्स, फ्रीक्वेंट सिम्बल्स गेट शॉर्टर कोड्स एंड रेयर सिम्बल गेट लॉन्गर कोड। अभी आप देखेंगे जितने भी हमारे ऑलमोस्ट हम कोडिंग टेक्निक्स पढ़ेंगे, इन कोडिंग टेक्निक्स, उसमें क्या होगा कि जो चीज़ें बार बार रिपीट हुई हैं, जैसे इनकोडिंग बार बार रिपीट हुआ है तो हम शॉर्टर कोड असाइन कर रहे होंगे। वेयर एज एंट्रोपी, स्टैटिस्टिकल और सोर्स ये लेस फ्रीक्वेंट है, कि बार बार तो अकर हुई नहीं है, तो इसे हम लॉन्गर कोड असाइन कर रहे होंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम देख रहे होंगे कि व्हाट इज़ एफिशिएंट
इसकी एक और करेक्टरिस्टिक है, दैट इज़ एफिशिएंट स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन। सो होता क्या है कि हम इसमें क्या कर रहे होते हैं, रिड्यूसेस द नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट डेटा। बेसिकली ये लॉसलेस कंप्रेशन टेक्निक है और हम डेटा का साइज़ कम कर रहे हैं, तो हम इसमें जो बिट्स रिक्वायर्ड होती हैं रिप्रेजेंट करने की वो कम कर देते हैं। सो इससे होता क्या है कि हमारी एफिशिएंट स्टोरेज होती है और हम जो ट्रांसमिशन है सेंडर और रिसीवर के बीच में वो फास्ट हो जाता है। फिर द अदर इज़ रिड्यूसेस स्टैटिस्टिकल रिडंडेंसी। रिडंडेंसी मतलब एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, अगर बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही हो तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। रिमूव्स अननेसेसरी रिपीटेशन इन डेटा। इसका क्या मतलब हुआ कि जो रिडंडेंसी है, जो रिपीटेटिव अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है, उसको वो रिमूव कर रहा होता है। So we will see now कि what are the disadvantages of entropy encoding. So first is not effective for random data. If data has high entropy, that is random data, entropy encoding provide very less information and no compression. What I mean to say is कि अगर हमारे डेटा में रिडंडेंसी नहीं होगी जिसको हम रिड्यूस करते हैं, सो होगा क्या, जैसे रेपिटेटिव डेटा नहीं होगा, सो हम कंप्रेशन कर नहीं पाएंगे, बिकॉज हमारा कंप्रेशन किस पे परफॉर्म हो रहा है, रिडंडेंट डेटा पे जो रेपिटेटिवली अकर हो रहा है। सो इसलिए जो डेटा जिसमें इनफ्रीक्वेंट टर्म्स हैं, इनफ्रीक्वेंट करेक्टर्स अवेलेबल हैं, सो इसमें एंट्रोपी इनकोडिंग एक एफिशिएंट टेक्निक नहीं होगी जो हमें अप्लाई करनी चाहिए। सो अदर इज कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी। सम एंट्रोपी इनकोडिंग टेक्निक्स आर कंप्यूटेशनली कॉम्प्लेक्स एंड रिक्वायर मोर प्रोसेसिंग पावर। सो होता क्या है कि कुछ एंट्रोपी इनकोडिंग टेक्निक्स हैं जिनको बहुत सारी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी प्रोसेसिंग पावर की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि एक एफिशिएंट बात नहीं है। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट है, रिक्वायर्स फ्रीक्वेंसी एनालिसिस। एंट्रोपी इनकोडिंग नीड्स स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ डेटा विच इंक्रीजेस प्रोसेसिंग टाइम एंड मेमोरी यूजेस। इसका क्या मतलब है, देखिए हम जानते हैं कि एंट्रोपी इनकोडिंग में हमें क्या करना है कि हर करेक्टर को देखना है कि वो, और देखना है कि वो करेक्टर कितनी बार रिपीटेडली अकर हो रहा है। सो इसका क्या मतलब हुआ कि हम एक तरीके से स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर रहे हैं कि हमारा डेटा में कितना फ्रिक्वेंसी ऑफ अकरेंस है ना। सो इससे क्या हो रहा है, हमारी प्रोसेसिंग टाइम इंक्रीज़ हो रही है और हमारी इसमें मेमोरी भी यूज़ हो रही है। सो इस वजह से ये भी एक डिसएडवांटेज है। फिर फोर्थ पॉइंट है, नॉट स्टैंड अलोन इन प्रैक्टिस। एंट्रोपी इनकोडिंग इज यूजुअली कंबाइंड विद अदर कंप्रेशन मेथड्स एंड इज़ रेयरली यूज्ड अलोन। सो एंट्रोपी इनकोडिंग बेसिकली किसी और टेक्निक के साथ कंबाइन करके यूज़ की जाती है इन कॉम्बिनेशन में, ठीक है, अदर कंप्रेशन मेथड्स के साथ, और इसे अकेले यूज़ करना इज़ नॉट एन एफिशिएंट वे, क्योंकि हमने अभी इतने सारे जो डिसएडवांटेज डिस्कस किए उसके अकॉर्डिंग। सो ये तो हो गया कि व्हाट इज़ एंट्रोपी इनकोडिंग, और एंट्रोपी इनकोडिंग में कुछ की कॉन्सेप्ट्स हैं, की टेक्निक्स हैं, सो वो भी अब हम देखते हैं। सो रेपिटेटिव करेक्टर इनकोडिंग देखते हैं क्या होता है। ये बेसिकली एक थ्योरेटिकल मेथड है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आई वुड से, जो कि हम यूज़ करेंगे रन लेंथ इनकोडिंग में, जो एक एल्गोरिथम है। सो देखते हैं कि रेपिटेटिव करेक्टर इनकोडिंग क्या होता है। इट इज़ अ लॉसलेस डेटा कंप्रेशन टेक्निक इन विच कंसेक्यूटिव रिपीटेड करेक्टर्स आर रिप्लेस्ड बाय अ सिंगल करेक्टर एंड इट्स काउंट, है ना। सो अब इसमें होगा क्या कि जब कोई डेटा बार बार रिपीट होगा तो हम उसे क्या करेंगे, उस सिंबल को हम उसके काउंट के साथ रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। सो इसके वर्किंग स्टेप्स क्या है, स्कैन द इनपुट डेटा फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। हम लेफ़्ट टू राइट ऐसे अपने डेटा की स्कैनिंग कर रहे होंगे। चेक इफ़ करेक्टर्स आर रिपीटेड कंसेक्यूटिवली, और फिर हम देख रहे होंगे कि क्या हमारा सिंबल कंसेक्यूटिवली रिपीट हुआ है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, काउंट द नंबर ऑफ रिपीटिशंस। हम नंबर ऑफ रिपीटिशंस को काउंट करेंगे। रिप्लेस रिपीटेड करेक्टर्स विद करेक्टर प्लस काउंट। सो सपोज दैट बहुत बार ए लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, 7 टाइम्स अगर ए लिखा है तो हम सिंगल टाइम ए लिखेंगे अलॉन्ग विद द काउंट दैट इज 7, ठीक है। एंड द अदर लास्ट थिंग व्हाट वी हैव टू डू इज स्टोर द कंप्रेस्ड आउटपुट। सो दिस वाज ऑल अबाउट कि हमारा वर्किंग प्रोसीजर क्या था। अब जो हमारा कॉन्सेप्ट था
रेपिटेटिव करेक्टर इनकोडिंग का उसको हम यूज़ कर रहे होते हैं रन लेंथ इनकोडिंग में, जो कि हमारे पास एक एल्गोरिथम अवेलेबल है. So run length encoding is a compression algorithm that implements the concept of repetitive character encoding by representing consecutive repeated data as a single symbol along with its repetition count. So जैसा कि मैंने बताया कि इसमें क्या हो रहा होगा, ये एक कंप्रेशन एल्गोरिथम है जो कि यूज़ कर रही होगी कॉन्सेप्ट ऑफ रिपीटेटिव करेक्टर इनकोडिंग का. और इसमें क्या होगा, जो डेटा है हमारा उस सिंबल को ये रीड कर रहे होंगे लेफ़्ट टू राइट, और फिर जो हमारा करेक्टर है उसको वो कितनी बार अकर हुआ है उसके साथ रिप्लेस कर देंगे. सो सपोज़ दैट यहाँ पे ओरिजिनल डेटा ये दिया हुआ है और इसमें ए कितनी बार दिया गया, 6 टाइम्स ए दिया गया, ठीक है. फिर बी 2 टाइम्स दिया गया और सी 4 टाइम्स दिया गया. सो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत डेटा रिपीटेड है ना, रिपीटेड है और रिडंडेंट है. सो हम क्या करेंगे, कंप्रेशन कैसे करेंगे कि हम सिंगल करेक्टर लिखेंगे अलॉन्ग विथ द काउंट, कि यहाँ पे ए 6 पर आया तो द सिंबल अलॉन्ग विद इट्स काउंट, द सिंबल अलॉन्ग विद इट्स काउंट एंड सेम एज द सिंबल एंड अलॉन्ग विद इट्स काउंट. सो ए अपीयर्स 6 टाइम, बी अपीयर्स 2 टाइम्स एंड सी अपीयर्स 4 टाइम्स. ये सेमेस्टर 5 में ये PYQ में आया था, तो आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हमने ऐसे लिख दिया और रन लेंथ इनकोडिंग अप्लाई करने के बाद हमारा ये इनकोडेड फॉर्म आ गया. अगर जैसे हम ऐसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो एग्जामिनर्स को ये काफ़ी अच्छा लगता है, तो आप ऐसे रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं. सो लेट्स सी कि हमारे पास एडवांटेजेस क्या हैं. एडवांटेजेस ऑफ रिपीटेटिव करेक्टर इनकोडिंग. फर्स्ट है सिंपल एंड ईजी टू इम्प्लीमेंट. जैसे कि हमने देखा बहुत सिंपल और ईजी टू इम्प्लीमेंट था, कोई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं थी. दिस मेथड इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड डज नॉट रिक्वायर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस. द अदर इज़ लॉसलेस कंप्रेशन. नो डेटा इज़ लॉस्ट, सो ओरिजिनल डेटा कैन बी परफेक्टली रिकन्स्ट्रक्टेड. अब अगर हम इसे दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट करना चाहें तो हम देख सकते हैं कि हम ए को फिर से 6 टाइम्स लिख देंगे, बी को 2 टाइम्स और सी को 4 टाइम्स. फिर लास्ट इज़ एफिशिएंट फॉर हाईली रिपीटेटिव डेटा. अब जैसे कि मैंने बताया था कि रैंडम डेटा की बात हो रही थी कि अगर रैंडम डेटा नहीं होगा, जो कि हमारा एक काइंड ऑफ डिसएडवांटेज था एंट्रोपी इनकोडिंग में. रैंडम डेटा माने कि उसमें रिडंडेंसी नहीं है. सो अगर जैसे यहाँ पे लिखा है कि अगर it provide good compression when the same characters occurs repetitively. अगर यहाँ पे हमारे पास जो डेटा है वो इनफ्रीक्वेंट होता, ठीक है, ए मल्टीपल टाइम्स रिपीट नहीं कर रहा होता, बी मल्टीपल टाइम्स रिपीट नहीं कर रहा होता, सो ये जो एफिशिएंसी है ये हम गेन नहीं कर पाते. सो इट इज़ एफिशिएंट फॉर रिपीटेटिव डेटा ओनली, है ना, जब सेम करेक्टर्स बार बार रिपीट हो रहे हो. द अदर एडवांटेज इज लो कंप्यूटेशनल कॉस्ट, रिक्वायर्स वेरी लिटिल प्रोसेसिंग पावर एंड मेमोरी. इसमें हम देख रहे होंगे कि बहुत कम प्रोसेसिंग चाहिए होती है और मेमोरी भी कम ये यूज़ कर रहा होता है ना. क्योंकि देखिए अभी हम अगर स्टोर करते तो हम 6 टाइम्स ए स्टोर करते, बट यहाँ पे हमने क्या किया, 2 स्पेसेस में ही ए और 6 स्टोर कर दिया. सो ये क्या कर रहा है, कम मेमोरी यूज़ कर रहा है. सो हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, मतलब डिसएडवांटेज देखते हैं ऑफ रिपीटेटिव करेक्टर इनकोडिंग. इनएफिशिएंट फॉर नॉन रिपीटेटिव डेटा. जैसे कि मैंने बताया कि अगर नॉन रिपीटेटिव डेटा होता तो क्या होता कि इतना एफिशिएंटली कंप्रेशन नहीं हो पा रहा होता. इफ़ डेटा does not have repeated characters, compression is poor or may even increase size. So होता क्या कि अगर जैसे मान लीजिए बहुत सिंगल टाइम्स ए लिखा है, सिंगल टाइम्स बी लिखा है, ऐसे A to Z सिंगल टाइम्स लिखा है, तो आप क्या करते फिर उसके हर सिंबल के साथ 1 लिखते. सो उससे क्या होता कि भाई जब रिपीटेटिव डेटा है ही नहीं तो कंप्रेशन कैसे हो पाएगा. आई होप आप ये बात समझ पा रहे होंगे. फिर उसके बाद है कि वर्क्स ओनली फॉर कंसेक्यूटिव रिपीटेशन. वही चीज़ है, इट कैन नॉट कंप्रेस करेक्टर्स दैट रिपीट एट डिफरेंट पोजीशंस. सो बेसिकली कंसेक्यूटिव का क्या मतलब है कि मतलब यहाँ पे एक के बाद एक अकर हो रहा है. अगर यहाँ पे जैसे 2 टाइम्स ए हो गया, फिर उसके बाद थोड़ी जैसे यहाँ पे फिर 2 टाइम्स ए होता इस पोजीशन पे, तो ये इतना एफिशिएंटली कंप्रेस नहीं कर पा रहा होता. तो कंसेक्यूटिव मतलब क्या हो गया, जस्ट एक के बाद एक, ठीक है. सो ये चीज़ हो गई. फिर उसके बाद है नॉट सुटेबल फॉर कॉम्प्लेक्स डेटा. ये कॉम्प्लेक्स डेटा के लिए सुटेबल नहीं है. नॉट इफेक्टिव फॉर ऑडियो, वीडियो और इनक्रिप्टेड डेटा.
ठीक है, जो हमारी ऑडियो वीडियो फाइल्स हैं उनके लिए सूटेबल टेक्निक नहीं है। सो हमारे पास हम नेक्स्ट टेक्निक है ज़ीरो ब्लैंक इनकोडिंग। इट इज़ अ लॉसलेस डेटा कंप्रेशन टेक्निक यूज टू efficiently compress data that contains large number of zeros or blank, that is space characters. So basically जो ज़ीरो ब्लैंक इनकोडिंग है ये किस में यूज़ होती है, ये उन डेटा में यूज़ हो रही होती है जिसमें वो ज़ीरोस कंटेन कर रहे हों और उसमें उन डेटाज में जिसमें बहुत सारे स्पेसेस इन्वॉल्व हैं, ठीक है, स्पेस करेक्टर्स। सो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, इफ़ ज़ीरोज़ ब्लैंक स्पेसेस अपीयर मैनी टाइम्स कंसेक्यूटिवली, मतलब एक के बाद एक बहुत सारे ज़ीरोज़ आ रहे हो या एक के बाद एक बहुत सारे स्पेस करेक्टर्स आ रहे हो, सो स्टोर देम वंस विद देयर काउंट। सो हम उन्हें एक बार स्टोर करेंगे अलॉन्ग विद देयर काउंट, जैसे कि हम रन लेंथ इनकोडिंग में कर रहे थे। अब इसका वर्किंग प्रोसीजर क्या है, स्कैन द डेटा फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, जैसे कि हम उसमें कर रहे थे, डिटेक्ट कंसेक्यूटिव ज़ीरोज़ और ब्लैंक और स्पेसेस। अब हम क्या कर रहे होंगे कि हम देख रहे होंगे कि कंसेक्यूटिव ज़ीरोज़ तो नहीं है, मतलब एक के बाद एक ज़ीरोज़ तो नहीं है और एक के बाद एक स्पेस तो नहीं है। फिर उसके बाद है काउंट हाउ मैनी ज़ीरोज़ और ब्लैंक्स अपीयर, कितनी बार ज़ीरोज़ और ब्लैंक्स अपीयर हुए हैं। फिर उसके बाद रिप्लेस देम विद अ स्पेशल कोड प्लस आउटपुट। आउटपुट माने कि वो कितनी बार अकर हुआ है, हम एक स्पेशल सिंबल अलॉन्ग विद द काउंट हम रिप्लेस कर रहे होंगे। फिर उसके बाद है स्टोर द कंप्रेस डेटा, हम डेटा को कंप्रेस डेटा को स्टोर कर लेंगे। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे ओरिजिनल डेटा ये दिया गया है 1 2 3 4 7 टाइम्स ज़ीरो है और फिर 1 2 3 4 फिर 4 टाइम्स ज़ीरो है। अब हम क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे डेटा को, हम देखेंगे कंसेक्यूटिव, हम स्कैन करेंगे ऐसे, हाँ जी स्कैन कर लिया। फिर हमने देखा कि डिटेक्ट की कंसेक्यूटिव ज़ीरोज़, सो कंसेक्यूटिव ज़ीरोज़ है, ठीक है। अब हम देखेंगे कितनी बार है ज़ीरोज़, तो 7 टाइम्स है। तो हमने क्या किया, स्पेशल कोड लिया, यहाँ पे हमने स्पेशल कोड नहीं लिया है बट यहाँ पे जैसे ज़ीरो लिया मैंने अगर, तो उसको हमने 7 टाइम्स के साथ रिप्लेस कर दिया। फिर 1 2 3 4 लिख दिया, फिर ऐसे ज़ीरो के साथ जो कंसेक्यूटिव ज़ीरोज़ है उनके साथ रिप्लेस कर दिया। सो ये एग्जाम्पल था ज़ीरो इनकोडिंग का। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ज़ीरो एंड ब्लैंक इनकोडिंग। एफिशिएंट फॉर स्पार्स डेटा, provides good compression for data with many zeros or blank spaces। so basically sparse data क्या होता है, वो मतलब वो डेटा जिसमें बहुत सारे ज़ीरोज़ होते हैं, बहुत सारे ब्लैंक स्पेसेस होते हैं, तो उसको स्पार्स डेटा कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है ये लॉसलेस कंप्रेशन है। देखिए आप कोई भी कंप्रेशन टेक्निक लिख रहे हैं ना, तो उसमें लॉसलेस तो आएगा ही आएगा। सो अगर कोई पॉइंट ना याद आया तो ऐसे लॉसलेस लिख दीजिए। नो डेटा इज लॉस्ट, ओरिजिनल डेटा कैन बी रिकन्स्ट्रक्टेड एग्जैक्टली। फिर उसके बाद है सिंपल इम्प्लीमेंटेशन, इसमें भी कुछ नहीं था, ईजी टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट, इसमें कोई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं थी। अब उसके बाद है डिसएडवांटेजेस ऑफ ज़ीरो एंड ब्लैंक इनकोडिंग। सो फर्स्ट इज इनइफेक्टिव फॉर डेंस डेटा। एफिशिएंट किसके लिए था, स्पार्स डेटा के लिए, और इनइफेक्टिव किस लिए है, डेंस डेटा के लिए, ठीक है। इफ ज़ीरोज़ एंड ब्लैंक्स आर रेयर, अगर ज़ीरोज़ एंड ब्लैंक्स अकर ही नहीं होंगे हमारे डेटा में तो कंप्रेशन जो होगा वो पुअर हो जाएगा और मे बी साइज़ इंक्रीज़ हो जाए। अगर रिक्वायर्ड डेटा नहीं होगा तो जनरली क्या होता है कि साइज़ ही इंक्रीज़ होता है इस कंप्रेशन टेक्निक में। इसीलिए हम कहते हैं कि हमेशा हमें डेटा के अकॉर्डिंग टेक्निक देखनी होती है। फिर उसके बाद है लिमिटेड एप्लीकेशन, यूजफुल ओनली फॉर स्पेसिफिक डेटा टाइप्स कंटेनिंग मेनी ज़ीरोज़ और स्पेसेस, है ना। सो वही चीज़ है कि स्पेसिफिक डेटा टाइप्स के लिए जिसमें हमारे ज़ीरोज़ और स्पेसेस बहुत ज़्यादा हो। फिर उसके बाद है लो कंप्रेशन रेशियो, कंपेयर टू एडवांस टेक्निक कंप्रेशन रेशियो इज़ लिमिटेड। सो एडवांस टेक्निक में जहाँ पे कंप्रेशन रेशियो बहुत ज़्यादा होता है, कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा होने का मतलब क्या होता है कि हमारा बहुत एफिशिएंट कंप्रेशन हो रहा है, बट यहाँ पे क्या होता है कि हमारा कंप्रेशन रेशियो कम होता है, इसका मतलब हमारा जो एफिशिएंट कंप्रेशन है वो नहीं हो पा रहा है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इसकी ज़ीरो और ब्लैंक इनकोडिंग क्या होती है। अब हम देखते हैं व्हाट इज स्टैटिस्टिकल इनकोडिंग। सो स्टैटिस्टिकल इनकोडिंग इज अ लॉसलेस compression technique in which data symbols are encoding based on their statistical properties। अब यहाँ पे क्या होता है, statistical properties के according उनको हम कर रहे होते हैं, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस कि वो कितनी बार फ्रीक्वेंटली अकर हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी देख रहे होते हैं, ठीक है। इन स्टैटिस्टिकल इनकोडिंग
frequently occurring symbols are assigned shorter codes. Similarly, जैसे एंट्रोपी इनकोडिंग में होता था वैसे यहाँ पे भी हम जो फ्रीक्वेंसी जिनकी ज़्यादा होगी उतनी बार हम उनको शॉर्टर कोड असाइन कर रहे होंगे. सो यहाँ पे फिर क्या लिखा है, लेस फ्रीक्वेंट सिम्बल्स आर असाइन लॉन्गर कोड्स. दिस रिड्यूसेस द एवरेज नंबर ऑफ बिट्स पर सिम्बल लीडिंग टू डेटा कंप्रेशन. देखिए हमने यहाँ पे टेक्निक का नाम बदल दिया है. वहाँ पे हम अकरेंस यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी यूज़ कर रहे हैं. पर मोस्टली जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, वो यही है कि किसी भी जो हमारी कोडिंग टेक्निक होगी उसमें हम जो रिपीटेटिव करेक्टर्स होंगे उनको शॉर्टर कोड असाइन कर रहे होंगे और जो नॉन रिपीटेटिव करेक्टर्स हैं उनको लॉन्गर कोड असाइन कर रहे होंगे. सो what is the advantage of statistical encoding? So first is efficient compression reduces average code length by using symbol probabilities. So basically होता क्या है कि ये average code length को reduce कर रहा होता है by using symbol probabilities. ठीक है. और मैंने फिर देखिए ये जो पॉइंट्स हैं ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, किसी भी उसमें देख लीजिए. सो लॉसलेस कंप्रेशन है तो वही चीज़ है, क्योंकि वो हम रिकन्स्ट्रक्ट कर सकते हैं, बेटर यूज़ ऑफ स्टोरेज है. सो अगर आप कभी भूल भी जाएं कि लॉसलेस कंप्रेशन टेक्निक का अगर क्या एडवांटेज होगा, सो आप ये चीज़ याद रख सकते हैं कि एफिशिएंट कंप्रेशन हो रहा है, और क्योंकि वो लॉसलेस कंप्रेशन है तो वो पॉइंट लिख दीजिए. और वो क्या करेगा, बेटर स्टोरेज प्रोवाइड करेगा क्योंकि वो कंप्रेशन है. फिर उसके बाद क्या होगा, क्योंकि वो कंप्रेशन है इसलिए वो फास्टर ट्रांसमिशन करेगा. अब ये वाइडली यूज़ कहाँ पे, टेक्स्ट में, इमेज में, ऑडियो में और वीडियो में. अब देखते हैं व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल इनकोडिंग. सो इट रिक्वायर्स फ्रीक्वेंसी एनालिसिस. एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग इज नीडेड टू कैलकुलेट सिंबल स्टैटिस्टिक्स. तो इसमें क्या होता है कि हम सिंबल स्टैटिस्टिक्स को कैलकुलेट करने के लिए कि वो डेटा कितनी बार अकर हो रहा है, फ्रीक्वेंसी क्या है उसकी, तो उसके लिए एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, इसलिए ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है. सेंसिटिव टू एरर, अ सिंगल बिट एरर में करेक्ट टारगेट पोर्शन ऑफ डेटा. सो अगर कोई भी सिंगल एरर हो गई तो वो टारगेट पोर्शन में, मतलब जो टारगेटेड एरिया है उसको अफेक्ट कर देगा. और उसके बाद जैसे कंप्यूटेशनल ओवरहेड बताया, सम टेक्निक्स आर कॉम्प्लेक्स एंड स्लो, क्योंकि हमें कंप्यूट करना पड़ता है क्योंकि कुछ टेक्निक्स कॉम्प्लेक्स होती हैं. और जैसे कि मैंने पहले बताया कि फ्रीक्वेंसी भी हम चेक कर रहे होते हैं साथ ही साथ. फिर उसके बाद है inefficient for random data. If all symbols have equal probability, compression is poor. अगर suppose that सभी की फ्रीक्वेंसी है वो इक्वल हो जाएगी तो हमारा कंप्रेशन जो होगा वो इनएफिशिएंट हो जाएगा. सो इसका वन ऑफ द एग्जाम्पल है हफमैन कोडिंग. ठीक है. सो हफमैन कोडिंग जैसे कि मैंने बताया डा में भी हमने पढ़ा और डेटा स्ट्रक्चर्स में भी पढ़ा है. सो सिमिलरली यहाँ पे भी वही चीज़ है. सो देखते हैं हफमैन कोडिंग क्या है. एक लॉसलेस स्टैटिस्टिकल इनकोडिंग टेक्निक है यूज फॉर डेटा कंप्रेशन in which shorter binary codes are assigned to frequently occurring symbols and longer codes are assigned to less frequent symbols. So basic concept यहाँ पे भी है, बस हम यहाँ पे binary codes that is 0 1 assign कर रहे होते हैं. और ये भी lossless compression technique है और वही basic concept यहाँ पे follow हो रहा है. अब हम देखते हैं कि हफमैन कोडिंग की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी. पहली बात तो ये फिक्स लेंथ कोडिंग है. ठीक है. मतलब होता क्या है, फिक्स लेंथ कोडिंग वेस्ट स्पेस. तो होता क्या है जब फिक्स लेंथ कोडिंग हो रही होती है कि जब हम बोल रहे होते कि हम इस हर सिंबल को फिक्स कोड असाइन करेंगे तो होता क्या है, वेस्ट हो जाती है स्पेसेस. ठीक है. और इसी वजह से इसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए हम हफमैन कोडिंग का यूज़ कर रहे होते हैं. फिर उसके बाद है सिंबल डू नॉट अकर इक्वली. जब सिंबल अकर नहीं कर रहे होंगे इक्वली तब क्या यूज़ करेंगे, इसलिए हफमैन कोडिंग यूज़ होती है. फिर हफमैन कोडिंग यूजेस फ्रीक्वेंसी. अब इसका जो की कॉन्सेप्ट है वो फ्रीक्वेंसी को इन्वॉल्व करता है. सो अब हम देखते हैं कि स्टेप्स क्या हैं, वर्किंग स्टेप्स. स्टेप 1 इज लिस्ट सिम्बल्स विथ फ्रीक्वेंसी, काउंट हाउ मेनी टाइम्स ईच सिंबल अपीयर. सो क्योंकि फ्रीक्वेंसी का यूज़ है तो हम क्या करेंगे, डेटा को रीड करते वक्त सारे लिस्ट बना लेंगे ये कितने सिम्बल्स हैं अलॉन्ग विद देयर फ्रीक्वेंसीज. फिर स्टेप 2 क्या है, सॉर्ट सिम्बल्स बाय फ्रीक्वेंसी, अरेंज सिम्बल्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसीज. सो असेंडिंग ऑर्डर में हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में
हम फ्रीक्वेंसीज को जॉट डाउन कर लेते हैं। एंड द स्टेप 3 इज़ कंबाइन टू लोएस्ट फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, सो हम जब सबसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखे हैं तो जो 2 लोएस्ट फ्रिक्वेंसीज होंगी उनको यूज़ कर रहे होते हैं और उनको कंबाइन कर रहे होते हैं। ठीक है, एक चीज़ याद रखिएगा कि हमेशा हम लेफ़्ट साइड जो है वो हम शॉर्टर फ्रिक्वेंसी लिख रहे होते हैं और राइट साइड में हम बड़ी फ्रिक्वेंसी लिख रहे होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया, टेक 2 सिम्बल्स विद लोएस्ट फ्रिक्वेंसीज, कंबाइन देम टू फॉर्म अ न्यू नोट। तो हमने 2 शॉर्टर फ्रिक्वेंसीज ले ली और उनको कंबाइन करके एक न्यू नोट बना दी। बस यही चीज़ का ध्यान रखिएगा कि लेफ़्ट साइड हमारा शॉर्टर फ्रिक्वेंसी हो। फिर उसके बाद है ऐड देयर फ्रिक्वेंसीज। फिर स्टेप 4 है रिपीट द प्रोसेस, रिपीट कंबाइनिंग अंटिल ओनली 1 नोड रिमेन्स। सो हम ये प्रोसेस रिपीटेटिवली करते जाएंगे जब तक हमारे पास एक सिंगल नोड ना आ जाए, रूट नोड ना आ जाए। और स्टेप 5 क्या है, असाइन बाइनरी कोड। जब हमारे पास सिंगल रूट नोड आ जाएगी तो हम बाइनरी कोड असाइन कर रहे होंगे। लेफ्ट की जो ब्रांचेस होंगी ट्री में उसमें हम 0 असाइन कर रहे होंगे, राइट की ब्रांचेस में हम 1 असाइन कर रहे होंगे। कोड्स आर ऑब्टेन बाय ट्रेसिंग द रूट टू लीफ। और जो कोड्स होंगे सिंबल के वो हम ट्रेस जब कर रहे होंगे रूट से लीफ नोड पे तो हम पा रहे होंगे। ठीक है, सो वी विल सी द एग्जाम्पल। ठीक है, और ये एग्जाम्पल जैसे इस बार के पेपर में हफमैन कोडिंग आई थी, वो क्या होती है और विद एन एग्जाम्पल हमें एक्सप्लेन करना था। तो आप एक एग्जाम्पल भी प्रिपेयर कर लीजिएगा और आप इस एग्जाम्पल को पेपर में लिख सकते हैं। तो हमारे पास करेक्टर्स दिए गए हैं अलॉन्ग विद इट्स फ्रिक्वेंसीज जो कि थाउजेंड्स में मेंशन है। ठीक है, ए की 45 है, बी की 13 है, सी की 12 है, डी की 16 है, ई की 9 है और एफ की 5 है। सो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा कि हम किसी सॉर्टेड ऑर्डर में, जैसे कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, उसमें हम अपनी फ्रिक्वेंसीज़ को लिख रहे होंगे। तो यहाँ पे मैंने जैसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया है, आप असेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद क्या होगा हमारा नेक्स्ट स्टेप कि हम लोएस्ट 2 फ्रिक्वेंसीज़ को लेंगे। तो यहाँ पे लोएस्ट 2 फ्रिक्वेंसीज़ क्या है, ई और एफ, दैट इज़ 9 एंड 5। और हम क्या करेंगे, इन 2 लोअर मोस्ट फ्रिक्वेंसीज़ को कंबाइन करके रूट नोड में उनका सम लिख देंगे। एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि जो हमारे पास लेफ़्ट है, लेफ़्ट नोड पे हम हमेशा जो है स्मॉलर वाली फ्रिक्वेंसी लिखेंगे और जो हमारा राइट नोड है उसमें हम लार्जर फ्रिक्वेंसी लिखेंगे। सो मैंने एफ़ को लेफ़्ट में रखा और 9 को हमने राइट में रखा और इन दोनों का सम दैट इज़ 14 उसको रूट में कर दिया। ठीक है, एंड अब हमारे पास एक कंबाइंड नोड बन गई ई और एफ़ की। ठीक है, जिसकी फ्रिक्वेंसी 14 हो गई। तो मैंने अपनी फ्रिक्वेंसी टेबल को यहाँ पे अपडेट कर लिया। ए एज इट इज़ था, डी एज इट इज़ था, और फिर उसके बाद जो 14 आया, यहाँ पे जैसे 16 है और हमने अब न्यू जो नोड है वो 14 बना लिया, तो हमने 14 मेंशन कर दिया। और ये 14 बना किससे है, प्रीवियसली हमने एफ़ और ई को कंबाइन किया था तो हमने वो लिख दिया यहाँ पे, एंड जो बाद में बचा बी और सी वो यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब इसके बाद हमारे पास ये न्यू करेक्टर टेबल क्रिएट हो गई। अब हम क्या करेंगे, फिर से 2 लोअर फ्रिक्वेंसीज़ को लेंगे, दैट इज़ 13 एंड 12। सी को हम लेफ़्ट में रखेंगे, बी को हम 13 में रखें, बी जो हमारा 13 है वो हम राइट में रखेंगे और इन दोनों की फ्रिक्वेंसीज़ को ऐड करके हम न्यू नोड बना देंगे, दैट इज़ 25। उसके बाद हम प्रीवियस टेबल में ये वैल्यू अपडेट कर देंगे। ए 45 रहेगा। अब हमारी जो बी और सी है वो कंबाइन होके 25 बन गई है, तो वो हम मेंशन कर देंगे। हम एक ऑर्डर में ही चल रहे हैं, यहाँ पे हम डिसेंडिंग ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं, आप असेंडिंग भी फॉलो कर सकते हैं। फिर उसके बाद डी 16 हो गया और जो हमारी सबसे पहले जो हमने कंबाइन की थी एफ और ई वो 14 हो गई। अब उसके बाद क्या हो गया कि हम दोबारा वही स्टेप रिपीट करेंगे, जो 2 लोअर फ्रिक्वेंसीज है दैट इज़ 16 एंड 14, उसको हम कंबाइन करके न्यू नोड फॉर्म करेंगे दैट इज़ 30। अब देखिए 14 हमारा लोअर था तो हमने इस साइड पे रखा, लेफ़्ट साइड पे। 16 हमारा बिगर था तो हमने राइट साइड में रखा। अब बट 14 भी तो हमने कंबाइन करके बनाया था ना, प्रीवियस स्टेप में अगर हमें याद हो तो हमने कंबाइन करके बनाया था, तो हम वो कॉम्बिनेशंस ही मेंशन कर देंगे कि हमने 5 से बनाया था और 9 से बनाया था। ठीक है, सो उसके बाद ये हमारी 30 हो गया सॉरी। अब हम फिर से क्या करेंगे, अपनी चार्ट टेबल को, कैरेक्टर टेबल को उसको
अपडेट कर देंगे। ए को 45 रखा और न्यू नोड जो है 30 वो किससे बनी, एफ और ई, फिर फर्दर डी कंबाइन करके, तो वो लिख दिया। और फिर उसके बाद सी बी जो 25 आई है उसको भी कर देंगे। फिर से स्टेप कि हम लोअर टू फ्रिक्वेंसीज को कंबाइन करके न्यू रूट नोड बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने 25 को लेफ्ट में रखा बिकॉज इट इज़ स्मॉलर देन 30 एंड 30 को हमने राइट में रखा। अब 25 अगर हमें याद हो तो 25 कैसे हमने फॉर्म किया, सी और बी को कंबाइन करके, तो वो चीज़ हमने फिर से यहीं पे लिख दी। एंड सिमिलरली 30 कैसे बना है हमारा, दो रूट नोड्स को बना करके, ठीक है। सो हमने वैसे 30 लिख दिया। यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन एरर हो गई है मेरे से। सो 30 था ये, और 30 के बाद हमारा प्रीवियसली क्या बना था, 14 है यहाँ पे, बेसिकली 40 नहीं है यहाँ पे 14 है, ये गलत लिख दिया था मैंने, ये 14 है यहाँ पे, ठीक है। सो 14 और 16 को मिला करके 30 बना था। और 14 कैसे बना था, हमारा ई और एफ को मिला के बना था, दैट इज़ 9 एंड 5। सो 5 और 9 हमने लिख दिया, ठीक है। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि लेफ़्ट साइड में हम छोटी वैल्यूज़ लिखते हैं, दैट इज़ स्मॉलर फ्रिक्वेंसीज, एंड राइट साइड में हम लार्जर फ्रिक्वेंसीज लिख रहे होते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास लास्ट में क्या बचता है, हमारे पास ए बचता है, वो 45 है यहाँ पे। बाकी सारी नोट्स को कंबाइन करके जो हमने 55 बनाया वो बचेगा। हम ये स्टेप तब तक कंसेक्यूटिवली करते जाएंगे जब तक हमारे पास एक सिंगल रूट नोड ऑब्टेन हो जाए। सो हम यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, 45 और 55 को प्लस करके हमारी जो न्यू रूट नोड बन रही है दैट इज़ 100 वो लिख रहे होंगे। और उसके बाद सिमिलरली जैसे हमने प्रीवियसली ट्री कंस्ट्रक्ट किया था जो बाकी कंसेक्यूटिव नोड्स थी उनसे, सो वैसे ही यहाँ पे भी हम ट्री कंस्ट्रक्ट कर रहे होंगे। हमारा 45 छोटा है तो हमने लेफ़्ट साइड रख दिया, और जो बाकी का पूरा ट्री था 55 का वो हमने एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया। सो अब हमारा दूसरा स्टेप क्या होता है कि हमने ये तो कर लिया, रिपीटिंग द कंबाइनिंग अंटिल ओनली वन नोड रिमेन्स। अब उसके बाद क्या करेंगे, स्टेप 5 परफॉर्म कर रहे होंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, लेफ़्ट ब्रांच में हम 0 असाइन कर रहे होंगे, राइट ब्रांच में हम 1 असाइन कर रहे होंगे ट्री की। और फिर कोड्स ऑब्टेन होंगे बाय ट्रेसिंग द रूट नोड टू लीफ नोड। सो अब जैसे हम यहाँ पे देखें कि हम लेफ़्ट में 0 असाइन कर रहे हैं और राइट में हम 1 असाइन कर रहे हैं, ठीक है। और हम ट्रेस करेंगे कोड को रूट नोड से। सो हमने सारी लेफ़्ट ब्रांचेस में 0 असाइन कर दिया, यहाँ 0 असाइन कर दिया, यहाँ 0 असाइन कर दिया, यहाँ पे 0 असाइन कर दिया। हर ब्रांच पे करना है, ये नहीं कि हमने सिर्फ एक 0 असाइन किया, 2 बार ब्रांचेस है तो 2 बार असाइन किया। ऐसी राइट साइड की सारी ब्रांचेस में हमने 1 असाइन कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद हमें हर कैरेक्टर के लिए जो कोड है वो ट्रेस करना होगा, ठीक है। अब जैसे ए है, ए हमारा यहाँ पे, तो यहाँ पे सिंगल कोड है तो हमने 0 लिख दिया, ठीक है। हम रूट नोड से ही हमेशा ट्रेस करेंगे। बी है तो बी देखिए कहाँ पे, बी यहाँ पे है। सो पहले हम रूट से 1 पे आए, 55 पे आए तो 1 आया हमारे पास, फिर 55 से हम 25 पे गए तो 0 आया, फिर हमारे पास 25 से 13 आने के लिए 1 आया तो इट इज़ 101। सो हमने वो चीज़ लिख दी। फिर सी कहाँ है हमारा, सी हमारे पास यहाँ पे है। सो हम रूट से 55 पे आए 1 मिला, 55 से 25 आए 0 मिला, 0 से 25 से 12 आए तो 0 मिला। सो इट इज़ 100। सो हमने 100 लिख दिया। सिमिलरली डी के लिए बता देती हूँ एक बार। सो डी यहाँ पे हमारा, तो रूट नोड से फिर से ट्रेवर्स करेंगे टिल द डी दैट इज़ लीफ नोड, और हमारे पास ऐसे एक के बाद एक आते जा रहे हैं तो वी यहाँ गेटिंग 1, सो हमने 111 असाइन कर लिया। सिमिलरली हमने ई और एफ के लिए हमने कोड्स लिख दिए। अब उसके बाद हम कैलकुलेशन कैसे कर रहे होंगे, सो देखिए हम दो चीज़ें कर लिख रहे होंगे कि हमारे पास ए की फ्रिक्वेंसी क्या थी, जो ओरिजिनल टेबल में वैल्यू दी गई थी थाउजेंड्स में, वो थी 45, ठीक है। बी की 13 थी, सी की 12 थी, एंड डी की 16 थी, एंड ई की 9 और एफ की 5 थी। सो ऐसे ही हमने इन थाउजेंड सभी की वैल्यूज़ लिख दी। उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे होंगे किससे, नंबर ऑफ कोड्स से, जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यूज़ किए गए इन कोड्स। सो यहाँ पे 0 कैरेक्टर है तो इंटू 1 कर दिया, ठीक है। नंबर ऑफ बिट्स, मैं बार बार कोड बोल दे रही हूँ, कैरेक्टर बोल दे रही हूँ, नंबर ऑफ बिट्स है, ठीक है। अब 101 है तो यहाँ पे 3 बिट्स यूज़ की गई हैं, सो हमने इंटू 3 कर दिया, जो हमारी ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी थी इंटू 3। फिर उसके बाद हमने क्या किया,
बेसिकली यहाँ पे यूनरी मेथड फॉलो हो रहा है कि हम एक के लिए एक नंबर ऑफ बिट के लिए इतना कर रहे हैं, तो 45,000 के लिए हम कितनी बिट्स करेंगे, वही चीज़ है। ठीक है, डी के लिए कितना है 16,000, इसकी ओरिजिनल हो गई, और उसके बाद ये तो डी के लिए था, पर अब इसमें कितने कोड्स में करेक्टर आ गए, 3 आ गए, तो इंटू 3 कर दिया। ऐसे ही हमने मल्टीप्लाई करने के बाद सभी की वैल्यूज़ कंप्यूट कर ली, और फिर उसके बाद जो हमने प्लस करके वैल्यू निकाली वो हो गई टोटल बिट रिक्वायर्ड, दैट इज़ 2,24,000। ठीक है, सो ऐसे हम कर रहे होंगे हफमैन कोडिंग। सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ हफमैन कोडिंग? हफमैन कोडिंग जो है लॉसलेस कंप्रेशन टेक्निक है, आपको पता है। ऑप्टिमल कोडिंग टेक्निक है, ये ऑप्टिमली एफिशिएंट है, और उसके बाद एफिशिएंट स्टोरेज प्रोवाइड करती है और वाइडली यूज़ की जाती है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास। हम देख रहे होंगे कि डिसएडवांटेजेस क्या है हफमैन कोडिंग के। हफमैन कोडिंग के भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, फर्स्ट इज रिक्वायर्स फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन। सो हमने पहले ही देख लिया था कि फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना रिक्वायर्ड होता है, इसमें भी तो एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग की ज़रूरत होती है। फिर उसके बाद है इनएफिशिएंट फॉर इक्वल फ्रीक्वेंसीज। सो जहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसीज इक्वल हो जाती है वहाँ पे हफमैन कोडिंग इतना इफेक्टिवली वर्कआउट नहीं कर पा रही होती है। इफ ऑल सिंबल्स अपीयर इक्वली, कंप्रेशन इज पुअर। फिर उसके बाद है सेंसिटिव टू एरर। 1 बिट एरर में अफेक्ट डिकोडिंग। सो बेसिकली अगर हमने एक भी एरर बिट पाई तो डिकोडिंग में अफेक्ट आ जाएगा, ठीक है, इफेक्ट आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, टी स्टोरेज ओवरहेड। हफमैन ट्री मस्ट बी स्टोर और ट्रांसमिटेड। सो बेसिकली क्या होगा कि ट्री को स्टोर करने के लिए और ट्रांसमिट करने के लिए एक्स्ट्रा बिट रिक्वायर्स होंगी। सो इसलिए हफमैन कोडिंग एज अ काइंड ऑफ डिसएडवांटेजेस। ठीक है, सो अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज बेसिकली अर्थमेटिक कोडिंग। सो ये भी हमारी एक इनकोडिंग टेक्निक है। सो अर्थमेटिक कोडिंग इज अ लॉसलेस स्टैटिस्टिकल इनकोडिंग टेक्निक इन विच द एंटायर मैसेज इज रिप्रेजेंटेड एज अ सिंगल फ्रैक्शनल नंबर बिटवीन 0 and 1 इंस्टेड ऑफ इनकोडिंग विद ईच सिंबल सेपरेटली। अभी तक हमने देखा कि जितनी भी इनकोडिंग टेक्निक्स थी उसमें हम हर एक सिंबल को सेपरेटली ट्रीट कर रहे थे। यहाँ पे क्या होगा कि जितना पूरा मैसेज है, सपोज दैट ये पूरा मेरा मैसेज है इस एक पेज का, तो मैं क्या करूँगी, इस पूरे मैसेज को मैं सिंगल फ्रैक्शनल वैल्यू में लिख दूँगी, ठीक है, और वो फ्रैक्शनल नंबर 0 से 1 के बीच का होगा। सो दिस इज़ माई इंटायर मैसेज एंड आई विल बी राइटिंग इट इनटू अ सिंगल फ्रैक्शनल मैसेज जो कि 0 और 1 का होगा। ठीक है, तो इसमें बेसिक आइडिया क्या है? The basic idea of arithmetic coding is encode the whole message together as one number instead of encoding symbol by symbol. So इसमें क्या होगा कि हम पूरे मैसेज को एक नंबर से रिप्लेस कर देंगे, रदर देन हम एक एक करेक्टर को करें जो कि हम पुराने मैसेजेस में कर रहे थे, ठीक है, इनकोडिंग टेक्निक में कर रहे थे। फिर उसके बाद क्या है, फ्रीक्वेंटली अकरिंग सिंबल्स गेट लार्जर प्रोबेबिलिटी रेंजेस। सो होगा क्या, फ्रीक्वेंटली अकरिंग जो सिंबल्स हैं उनको लार्जर प्रोबेबिलिटी मिलेगी, ठीक है, रेंजेस, प्रोबेबिलिटी रेंजेस मिलेंगी, ठीक है। रेयर सिंबल्स गेट शॉर्टर प्रोबेबिलिटी रेंजेस, और प्रोबेबिलिटी रेंजेस उनको शॉर्टर मिलेगी। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अरिथमेटिक कोडिंग क्या है। लॉसलेस कंप्रेशन है, हमें पता है, दोबारा हम रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। यूजेस प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंबल्स यूज़ करते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद है हमारे पास इनकोड्स इंटायर मैसेज एज वन नंबर, जो कि कोड कॉन्सेप्ट है इस अरिथमेटिक कोडिंग का। फिर उसके बाद है बेटर कंप्रेशन देन हफमैन। ये हफमैन से ज़्यादा बेटर कंप्रेशन प्रोवाइड करता है। नो नीड फॉर इंटीजर नंबर ऑफ बिट्स पर सिंबल। सो बिट्स पर सिंबल के लिए हमें कोई प्रॉपर इंटीजर की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ सुटेबल फॉर लार्ज डेटा सेट्स, ठीक है। सो हम देखते हैं फर्दर हमें क्या करना है। सो हम लोग देख रहे होंगे कि हमारे पास एडवांटेजेस क्या है इसके। हाई कंप्रेशन रेशियो होता है, इसमें कंप्रेशन रेशियो अच्छा होता है। अगर हाई कंप्रेशन रेशियो होता है इसका मतलब कंप्रेशन हमारा अच्छा हुआ है। फिर उसके बाद है हमारे पास एफिशिएंट यूज़ ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी का ही एफिशिएंट यूज़ कर रहा होता है। और उसके बाद आता है लॉसलेस टेक्निक। ये एक लॉसलेस टेक्निक है। ये हर बेसिकली जैसे कि मैंने बताया अभी तक आप जितनी भी देखे होंगे तो वो लॉसलेस टेक्निक है। फिर उसके बाद है क्लोज टू एंट्रोपी लिमिट, ठीक है। अब उसके बाद है
डिसएडवांटेज। सो क्या होता है कि ये कंप्यूटेशनली कॉम्प्लेक्स है अर्थमेटिक इनकोडिंग, और ये स्लोअर है हफमैन कोडिंग से। हफमैन कोडिंग फास्ट से परफॉर्म कर रही होती है, और ये एरर सेंसिटिव है। ठीक है, we are going to see what is limper-ziv coding. Limper-ziv coding is a lossless data compression technique that compresses data by replacing repeated strings or patterns with references to a dictionary that is built dynamically during encoding. सो होता क्या है बेसिकली लिम्पर-जिव में, पहली बात तो ये लॉसलेस डेटा कंप्रेशन टेक्निक है, ठीक है। और ये क्या करती है, जो रिपीटेड पैटर्न्स होते हैं, रिपीटेड स्ट्रिंग्स होती हैं, उनको रिप्लेस कर देती हैं किससे, जो हमारी एक डिक्शनरी क्रिएट होती है डायनेमिकली जब हम इनकोडिंग कर रहे होते हैं उसके रेफरेंसेस से, ठीक है। सो इससे क्या होता है, इट डज नॉट रिक्वायर प्रायर नॉलेज ऑफ सिंबल प्रोबेबिलिटी, जिसको प्रायर नॉलेज नहीं चाहिए होती है। जैसे हमने अर्थमेटिक कोडिंग में देखा, हफमैन कोडिंग में देखा, हमें कितनी बार वो सिंबल आ रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी, उसके सिंबल्स की फ्रीक्वेंसी हमें चाहिए होती है, वैसे यहाँ पे नहीं चाहिए होता, रिक्वायर्ड नहीं होता है। सो वी विल सी नाउ व्हाट व्हाई लिम्पर-जिव coding is needed. So basically statistical encoding needs probability calculation, जैसे कि मैंने बताया अभी कि प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन फ्रिक्वेंसी की जो रिक्वायरमेंट है वो चाहिए होती है। प्रोबेबिलिटीज़ में चेंज ओवर टाइम, और प्रोबेबिलिटीज़ टाइम के साथ साथ चेंज हो सकती हैं। सो लिम्पर-जिव अडाप्ट ऑटोमेटिकली। लिम्पर-जिव क्या होती है, ऑटोमेटिकली अडाप्ट करती है। नो नीड टू सेंड प्रोबेबिलिटी टेबल, और हमें प्रोबेबिलिटी टेबल सेंड करने की नीड नहीं होती है। सो अब हम वर्किंग देखते हैं कि व्हाट इज़ द वर्किंग ऑफ लिम्पर-जिव कोडिंग, ठीक है। सो the working can be explained in steps. Read the input symbol by symbol, ठीक है। हमें डेटा को सिंबल बाय सिंबल रीड करना होगा। फिर उसके बाद है मेंटेन अ डिक्शनरी ऑफ पैटर्न्स, हम एक पैटर्न्स की डिक्शनरी मेंटेन कर रहे होंगे। फिर उसके बाद क्या है, चेक वेदर द करंट पैटर्न एग्जिस्ट इन द डिक्शनरी, और हम देख रहे होंगे कि जो करंट पैटर्न है वो डिक्शनरी में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, इफ़ यस आउटपुट इज़ डिक्शनरी इंडेक्स, अगर सच्ची में वो पैटर्न लाई कर रहा होगा डिक्शनरी में तो हम उससे रिप्लेस कर देंगे, और क्या हो जाएगा हमारा आउटपुट डिक्शनरी का इंडेक्स। अदरवाइज़ क्या होगा कि वो पैटर्न जो हमारे डिक्शनरी में लाई नहीं कर रहा है, हम उसको ऐड कर देंगे अपनी डिक्शनरी में, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ लिम्पर-जिव कोडिंग। सो फर्स्ट इज़ नो नीड फॉर प्रोबेबिलिटी टेबल, हमें इसमें प्रोबेबिलिटी टेबल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। वर्क्स विदाउट कैलकुलेटिंग सिंबल प्रोबेबिलिटीज़, ठीक है। हमें इसमें अनलाइक अर्थमेटिक कोडिंग हो गया, हफमैन कोडिंग हो गया, हमें फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने की, वो कितनी बार आए हैं इसको देखने की ज़रूरत नहीं होती है। फिर उसके बाद क्या है, अडेप्टिव नेचर, ऑटोमेटिकली एडजस्ट टू डेटा पैटर्न। लिम्पर-जिव में जो डिक्शनरी होती है वो क्या कर रही होती है, वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर रही होती है। अगर कोड नहीं होता है, पैटर्न नहीं होता है तो उसे स्टोर कर देती है, अगर होता है तो रेफरेंसेस से रिप्लेस कर देती है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, लॉसलेस कंप्रेशन है। ये तो पॉइंट हर जगह हम देख रहे हैं कि ये एक लॉसलेस कंप्रेशन टेक्निक्स के बारे में अभी तक हमने बात की। फिर उसके बाद क्या है, डिसएडवांटेजेस ऑफ लिम्पर-जिव कोडिंग। अब इसमें कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। सो फर्स्ट इज डिक्शनरी साइज ग्रोज। सो बेसिकली होता क्या है, जैसे जैसे हम डेटा को रीड करते जाते हैं और हम स्टोर करा रहे होते हैं डिक्शनरी में, तो क्या होता है, जितना ज़्यादा डेटा हो उतनी ज़्यादा मेमोरी रिक्वायरमेंट होगी। सो लार्ज डिक्शनरी रिक्वायर्स मोर मेमोरी, और उसकी वजह से ही ज़्यादा मेमोरी की रिक्वायरमेंट होगी। फिर उसके बाद क्या है, लेस इफेक्टिव फॉर रैंडम डेटा। इफ़ डेटा हैज़ लिटिल रिपीटिशन कंप्रेशन इज़ पुअर। अगर डेटा के पास रिपीटिशन कम होगा सो हमारा कंप्रेशन होगा वो भी हमारा ख़राब हो जाएगा, मतलब इतना एफिशिएंट नहीं हो पाएगा। अभी तक हमने कई बार देखा कि अगर रैंडम डेटा के लिए काफ़ी टेक्निक्स जो हमने पीछे पढ़ी वो सूटेबल नहीं थी, ठीक है। सो अब देखते थर्ड पॉइंट है, स्लोअर देन सिंपल मेथड। डिक्शनरी सर्च इंक्रीजेस प्रोसेसिंग टाइम। सो बेसिकली डिक्शनरी सर्च में प्रोसेसिंग टाइम भी इंक्रीज हो जाता है, तो ये कुछ हमारे डिसएडवांटेजेस थे लिम्पर-जिव के। सो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, दैट इज सोर्स एनकोडिंग। सोर्स एनकोडिंग इज अ डेटा कंप्रेशन टेक्निक दैट रिड्यूसेस रिडंडेंसी इन डेटा बाय एफिशिएंटली रिप्रेजेंटिंग द इंफॉर्मेशन जनरेटेड बाय अ सोर्स। सो सोर्स एनकोडिंग में क्या होता है, ये एक डेटा कंप्रेशन टेक्निक है जिसमें क्या होता है, हमारी जो रिडंडेंसी है, रिपीटेटिव डेटा है, उसको रिड्यूस किया जाता है
कैसे किया जाता है कि जो हमारी इंफॉर्मेशन सोर्स जनरेट करता है उसमें जो रिडंडेंसी है उसको रिमूव करके डेटा कंप्रेस किया जाता है, ठीक है। सो ये हमने यूनिट 4 में भी देखा था कि शेनन वीवर जो कम्युनिकेशन मॉडल है उसमें सोर्स इनकोडिंग कहाँ हो रही होती है, ठीक है। रिमूव रिडंडेंसी फ्रॉम द सोर्स डेटा बिफोर ट्रांसमिशन और स्टोरेज। सो देखिए होता क्या है, कम्युनिकेशन मॉडल जो है हमारे पास शेनन वीवर का, जैसे सोर्स हो गया, फिर उसके बाद क्या हो गया, सोर्स इनकोडर हो गया, ठीक है, फिर चैनल इनकोडर हो गया, चैनल हो गया, चैनल में यहाँ पे नॉइज़ भी आ रही होती है, फिर डिकोडर होता है, डेस्टिनेशन होता है। हमें ये मॉडल के बारे में पता है। अब होता क्या है, जो सोर्स है हमारा, अब सोर्स से इतना सारा डेटा आ रहा है तो उसको हम क्या करेंगे, इनकोड करेंगे और उसमें से रिडंडेंसी रिमूव करेंगे, जिससे कि हम अपने चैनल पे ट्रांसमिट जो है वो ईजिली कर पाए, हमारा ट्रांसमिशन फास्टर हो। सो इसलिए हम क्या करते हैं, सोर्स के बाद हम एक सोर्स इनकोडर लगा देते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है, सोर्स इनकोडिंग होती है, माने कि वो क्या कर रहा है, जो सोर्स से डेटा आ रहा है उसको उसको रिड्यूस कर रहा है, उसकी रिडंडेंसी रिमूव कर रहा है, ठीक है। सो अब एक और टॉपिक है इसमें जो कि है वेक्टर क्वांटाइजेशन का। अब वेक्टर क्वांटाइजेशन में क्या है, वेक्टर क्वांटाइजेशन कंप्रेसेस डेटा बाय ग्रुपिंग इनपुट डेटा इनटू वेक्टर्स। सो इसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि हम डेटा को कंप्रेस कैसे करते हैं, बाय ग्रुपिंग द डेटा, ठीक है। हम इनपुट डेटा को ग्रुप कर देते हैं और उसको क्या बोलते हैं कि इस ग्रुप को हम वेक्टर्स बोलेंगे, ठीक है, एंड रिप्लेसिंग देम विद अ रिप्रेजेंटेटिव कोड वेक्टर। तो हमने क्या किया, डेटा को ग्रुप कर दिया और उसके बाद हमने क्या किया, उस ग्रुप ऑफ वेक्टर्स को, ठीक है, ब्लॉक्स को हमने रिप्लेस कर दिया एक रिप्रेजेंटेटिव कोड वेक्टर के थ्रू, ठीक है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेक्टर क्वांटाइजेशन। फर्स्ट इज सिंपल वेक्टर क्वांटाइजेशन, ठीक है, एंड सेकेंड इज वेक्टर क्वांटाइजेशन विद एरर टर्म्स। तो इसमें क्या होता है, सिंपल वेक्टर क्वांटाइजेशन में रिप्लेसेस डेटा वेक्टर विद नियरेस्ट कोड वेक्टर, जैसे कि वेक्टर क्वांटाइजेशन में होता है, नियरेस्ट वेक्टर से रिप्लेस कर दिया जाता है, ठीक है। फास्टर बट लेस एक्यूरेट। अब पर ये मेथड फास्टर तो होता है पर एक्यूरेट कम होता है, क्योंकि हो सकता है कि जो हमारे डेटा है उसमें एरर आ गई हो, ठीक है, उसमें डिफरेंसेस हो आपस में, इस वजह से ये मेथड फास्टर तो है बट एक्यूरेट नहीं है। अब देखते हैं दूसरा मेथड क्या है, वेक्टर क्वांटाइजेशन विद एरर टर्म। इट स्टोर्स स्मॉल एरर वैल्यू अलॉन्ग विद कोड वेक्टर। अब ये क्या करता है कि कोड वेक्टर के साथ साथ स्मॉल एरर वैल्यूज़ भी रखता है, सो दैट जब हमें डेटा मिले तो हम उसकी रिलायबिलिटी और एक्यूरेसी चेक कर पाएँ, ठीक है। सो अब हम इसको डिटेल में देखते हैं। सिंपल वेक्टर क्वांटाइजेशन, इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग द ओरिजिनल डेटा ब्लॉक को स्टोर करने की बजाय वी स्टोर ओनली द क्लोजेस्ट मैचिंग रेफरेंस वैल्यू। हम क्या स्टोर करते हैं, सिर्फ क्लोजेस्ट मैचिंग रेफरेंस वैल्यू को स्टोर करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, कोड वेक्टर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, डेटा इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल ब्लॉक्स, और डेटा को हम डिवाइड कर देते हैं स्मॉल ब्लॉक्स में जिसको हम वेक्टर्स कहते हैं। वी ऑलरेडी हैव अ सेट ऑफ रेफरेंस ब्लॉक्स, और हमारे पास एक रेफरेंस ब्लॉक्स का ऑलरेडी सेट होता है जिसको हम बोलते हैं कोड बुक, ठीक है। अब होता क्या है, फॉर ईच डेटा ब्लॉक क्या करते हैं हम, हर डेटा ब्लॉक के लिए फाइंड द मोस्ट सिमिलर रेफरेंस ब्लॉक, और हमारे पास जो कोड बुक है जिसमें हमारे रेफरेंसेस स्टोर है, रिप्रेजेंटेटिव कोड वेक्टर स्टोर है, वो ग्रुप ऑफ डेटा के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि अच्छा इस ग्रुप के लिए ये रिप्रेजेंटेटिव वेक्टर सूटेबल रहेगा, इस ग्रुप के लिए ये सूटेबल रहेगा, तो ऐसे देखते हैं हम उसमें, ठीक है। एंड स्टोर ओनली इट्स इंडेक्स, और उसमें क्या करते हैं, हम इंडेक्स स्टोर करा रहे होते हैं उस डेटा ब्लॉक में, ठीक है। ओरिजिनल ब्लॉक इज नॉट स्टोर, ओरिजिनल ब्लॉक जो होता है वो स्टोर नहीं होता है, ओनली द रेफरेंस इज स्टोर, सिर्फ रेफरेंस स्टोर होता है, ठीक है। एक एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज वी हैव दिस सेट ऑफ नंबर्स दैट इज 52, 54 एंड 53, ठीक है, और नियरेस्ट रेफरेंस वैल्यू लेट्स से कि 50 हमारे पास है। सो अगर हम इसको स्टोर करें 52, 54, 53 बाय सिंपल वेक्टर क्वांटाइजेशन, तो हमारे पास हम क्या स्टोर करेंगे, 50 स्टोर करेंगे। बट अब एक्यूरेसी की कमी यहाँ पे क्यों आ जाती है, क्योंकि अब हम अगर बोलें तो हमारे पास ये एनालिसिस करने के लिए कोई चीज़ नहीं प्रेजेंट है जिससे कि हम बता सकें कि जो हमारी फर्स्ट एंट्री थी वो 2+ थी, जो हमारी जो लास्ट एंट्री थी वो +3 थी, ठीक है।
सो ये बात हो गई हमारी कि कैसे हम सिंपल वेक्टर क्वांटाइजेशन करते हैं। फिर उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल वेक्टर क्वांटाइजेशन। फास्टर कंप्रेशन, इसमें कंप्रेशन फास्टर होता है, डेटा साइज रिड्यूस होता है और मेमोरी कम यूज़ होती है क्योंकि हम कोई रेफरेंस वैल्यू के अलावा कुछ और स्टोर नहीं करा रहे। सम एक्यूरेसी इज़ लॉस्ट, और इसी की वजह से एक्यूरेसी कुछ कुछ ख़त्म हो जाती है, खो जाती है। सो उसके बाद है वेक्टर क्वांटाइजेशन विद एरर टर्म। This method is an improved version of simple vector quantization। ये एक इम्प्रूव्ड वर्जन है। इसमें क्या होता है, रेफरेंस वैल्यू के साथ साथ हम एक स्मॉल डिफरेंस को भी स्टोर करा रहे होते हैं जिसको हम बोलते हैं एरर। सो फर्स्ट चूज़ द नियरेस्ट रेफरेंस ब्लॉक। हम नियरेस्ट रेफरेंस ब्लॉक को चूज़ करते हैं, देन कैलकुलेट हाउ मच ओरिजिनल डेटा डिफर्स, और फिर हम देखते हैं कि कितना ओरिजिनल डेटा डिफर कर रहा है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, स्मॉल डिफरेंस टर्म्स लाइक एरर टर्म्स अलॉन्ग विद द रेफरेंसेस। तो एरर टर्म के साथ सिंपल वेक्टर क्वांटाइजेशन कैसे होता है, ओरिजिनल वैल्यू सपोज दैट 52 है, 54 है और 53 है, ठीक है। अब नियरेस्ट रेफरेंस क्या है, हमारे पास 50 है, ठीक है। अब एरर वैल्यू हम क्या ले लेंगे, अगर हमारे पास 50 नियरेस्ट रेफरेंस है तो ऑब्वियसली हम 50 स्टोर करा रहे होंगे, बट एरर टर्म्स क्या होंगे, सो दैट जो डेविएशन है हमारा वो हम मेजर कर पाए एक्यूरेसी के लिए। सो 52, यहाँ पे 2 का गैप है तो हमने 2 स्टोर करा लिया एरर वैल्यू में। 54, ये 50 है और ये 54 है ओरिजिनल वैल्यू, तो हमने 4 का डेविएशन करा लिया। सिमिलरली +3 का डेविएशन करा लिया। अब क्या होगा कि हम देखेंगे कि जो हमारा 50 है उसके साथ साथ कौन सी एरर वैल्यूज़ है, ठीक है, और उसको हम एरर के टर्म्स में लिख देंगे। ओरिजिनल वैल्यू जो होती है वो ऑलमोस्ट फिर एग्जैक्ट आती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिफरेंसेस बिटवीन सिंपल वेक्टर क्वांटाइजेशन वर्सेस वेक्टर क्वांटाइजेशन विद एरर टर्म्स। सो पहले तो हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टोर डेटा। सो हमने अभी तक देखा कि हम सिंपल वेक्टर क्वांटाइजेशन में सिर्फ रेफरेंसेस स्टोर कर रहे थे, वेयर एज विद एरर टर्म में एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए हम रेफरेंस के साथ साथ एरर भी स्टोर कर रहे हैं। फिर उसके बाद एक्यूरेसी क्या है, सिंपल वेक्टर क्वांटाइजेशन में फॉर ऑब्वियस रीजंस लो रहेगी, और एरर की वजह से, एरर टर्म स्टोर कराने की वजह से यहाँ पे एक्यूरेसी हायर जाएगी। क्वालिटी क्या है, इसमें मॉडरेट है और इसमें बेटर है बिकॉज ऑफ द एक्यूरेसी रीज़न, ठीक है। और कंप्रेशन क्या है, सिंपल वेक्टर क्वांटाइजेशन में हायर कंप्रेशन हो जाता है, वेयरएज वेक्टर क्वांटाइजेशन विद एरर टर्म में लोअर कंप्रेशन हो जाता है। और कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई कि सिंपल वेक्टर क्वांटाइजेशन एज अ नेम सजेस्ट सिंपल है, जो हमारा वेक्टर क्वांटाइजेशन है विद एरर टर्म वो स्लाइटली कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है। सब बात करते हैं रीसेंट ट्रेंड्स, ये हमारी इस यूनिट का लास्ट टॉपिक होने वाला है, रीसेंट ट्रेंड्स इन इंक्रिप्शन। सो बेसिकली पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी है जिसको हम शॉर्ट में PQC बोलते हैं। क्वांटम कंप्यूटर में ब्रेक करंट इंक्रिप्शन मेथड्स लाइक RSA एंड ECC। So new algorithms are being developed that are secure against quantum attacks. So quantum computers are very powerful computers and they can break the encryption जो हमने की है। फॉर एन एग्जाम्पल जो हमारी सिक्योर एल्गोरिथम्स है उसको भी वो डिकोड कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, ऐसी न्यू एल्गोरिथम्स क्रिएट करते हैं, डेवलप करते हैं जिससे कि क्वांटम अटैक से हम बचे रहें, ठीक है। अब उसके बाद है बात होमोमॉर्फिक इंक्रिप्शन, जिसको हम शॉर्ट में HA लिखे हैं, अलाउस प्रोसेसिंग ऑफ इंक्रिप्टेड डेटा विदाउट डिक्रिप्टिंग इट। सो हम एक जो इंक्रिप्टेड डेटा है उसको प्रोसेस कर सकते हैं विदाउट डिक्रिप्टिंग इट्स मैसेज, ठीक है, कि उसमें क्या लिखा है। सो दिस हेल्प्स डेटा प्राइवेट वाइल यूजिंग क्लाउड कंप्यूटिंग। सो इसमें क्या होता है कि हम क्लाउड कंप्यूटिंग यूज़ कर पा रहे होते हैं और हम डेटा हमारा प्राइवेट रहता है, बट फिर भी हम डेटा को यूज़ कर पा रहे होते हैं, ठीक है। AI ड्रिवन इंक्रिप्शन में क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस analyze network traffic and changes encryption while automatically depending on risk and data sensitivity। So basically होता क्या है, जो artificial इंटेलिजेंस ड्रिवन इंक्रिप्शन है उसमें क्या होता है, वो नेटवर्क को एनालाइज कर रहे होते हैं, मॉनिटर कर रहे होते हैं, सो दैट कि जो चेंजेस हैं इंक्रिप्शन में ऑटोमेटिकली
हमें पता चल जाए और हम उसके अकॉर्डिंग रिस्क से बच जाएं और जो डेटा सेंसिटिविटी है उसको भी हम प्रोटेक्ट कर पाएँ, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, रीसेंट ट्रेंड्स इन डेटा कंप्रेशन, एआई एंड डीप लर्निंग कंप्रेशन। अब न्यूरल नेटवर्क्स जो है वो प्रिडिक्ट करते हैं पैटर्न्स इन डेटा टू कंप्रेस फाइल मोर इफेक्टिवली। सो बेसिकली पैटर्न्स प्रिडिक्ट करके हम अपनी फाइल्स को और भी ज़्यादा अच्छे से कंप्रेस कर सकते हैं। हाइब्रिड कंप्रेशन प्लस इंक्रिप्शन, कंप्रेशन एंड इंक्रिप्शन आर यूज टुगेदर फॉर बेटर सिक्योरिटी एंड स्टोरेज एफिशिएंसी। सो कंप्रेशन एंड इंक्रिप्शन हम एक साथ यूज़ कर सकते हैं सो दैट वी कैन store and use the data efficiently. So this was all about our unit 5 and इसी के साथ सारे यूनिट्स हमने कवर कर लिए हैं। आई होप आपको ये यूनिट अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।